मर्दर चारों को मशद के चुके जाने से साहब मराकश साड़ी आइए वो गपत्रान भर जाएँ पता आइए नेमगारा में। शख्स साहब हम बात करते हैं जैसा कि जो एपेक्स कमेटी के इजलास में जो स्मगलिंग है खासतौर पर ईरानी डीजल का, चूँकि बलूचिस्तान की जो बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा ईरान को लगता है, तो वहाँ जो बॉर्डर एरिया के अवाम है लोग हैं उनका कारोबार इसी बॉर्डर से वाबस्ता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारा रोज़गार है, हम बरसों से दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के मौके पे या जो अस्करी क़यादत की ये गैरकानूनी स्मगलिंग है, तो फिर लोगों को रोज़गार फराहम करने का दूसरा जो अल्टरनेटिव वसीला है वो भी होनी चाहिए। सर पहली बात कैटेगराइज करें, लोगों का रोज़गार इससे नहीं है वाबस्ता। उन लोगों का कारोबार है जो स्मगलर हैं, जो सिंडिकेट्स हैं, जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, उनका जो है ये मेन यानी बिजनेस है। उसमें 95% जो है वो ये पैसे उनको जा रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ में हैं और डॉलर्स में। एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं लोग, वो तकरीबन लेस देन 1% है। अगर आप जम्बा की बात करते हैं 10,000 टोटल ड्राइवर्स हैं या उसके साथ जो हेल्पर्स हैं, 10,000 टोटल लोग नहीं है जिनका ये, और उनका अर्निंग भी क्या है, अर्निंग 20,000 रुपये 10,000 रुपये यही हो सकती है इस रीजन में है। तो एक ड्राइवर की क्या कीमत होगी, वो भी उस वक्त जब तेल का कोई खपत जो है वो इधर हो, डिमांड इधर हो। उसमें सर अशिया कर्दनोश जो है वो भी शामिल है? नहीं, मैं स्मगलिंग की बात कर रहा हूँ, ईरानी तेल की मैं बात कर रहा हूँ। तेल के अलावा जो चीज़ें मतलब बलूचिस्तान जो पंजगूर है, बलूचिस्तान में एक वाटर ऑलरेडी इकोनॉमी है जो लिजिट है, जो लीगल है, जिसके लिए हम इंकरेज कर रहे हैं, मार्केट्स बना रहे हैं। 6 में से 2 ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गए, 2 अभी ऑपरेशनलाइज होने जा रहे हैं, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। जो लीगल पॉइंट्स हैं, वहाँ तेल की भी सप्लाई हो सकती है। देखिए नहीं, जहाँ पे आपने अशिया खुर्दनोश की बात की, वो तो एक लीगल इकोनॉमी है। बाटर हम उनको राइस देते हैं, वो हमें जो लोकल हमें चीज़ें चाहिए वो देते हैं। वो तो एक अलग से एक हमारा बिजनेस है जो तकरीबन $2.5 बिलियन पे आज खड़ा है, जो एक लिजिट बिजनेस है, उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं। ईरानी स्मगलिंग बेसिकली ये हमारी मिशत पे बोझ है। अगर आप तेल कराची में 300 रुपये का 1 लीटर ख़रीदते हैं, ईरानी डीजल जो है वो तेल जो है वो 120 रुपये का है, और 180 रुपये किसके जेब में जा रहे हैं, ये जो है स्मगलर के जेब में जा रहे हैं, माफिया के जेब में जा रहे हैं। और 2 रुपये जो है 3 रुपये एवरेज वो जाएंगे एक ड्राइवर और उसके साथ जो भी हेल्पर्स हैं उनकी जेब में जाएंगे। लिहाजा हमें कैटेगराइज करना है कि हम जो मिथ्स हैं उस पर पॉलिसी ना बनाएं। इसलिए अगर आप 50 रुपये टैक्स दे रहे हैं, वो ज़ीरो टैक्स देगा, वो 180 रुपये स्मगलर को भी देगा, जिसमें से वो स्मगलर टेररिज्म को भी चंदा देगा, डोनेशंस देगा, बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ में भी है। और इसमें डॉलर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, डॉलर्स में पेमेंट होती है। जब ईरान से आते हैं तो ये हवाला के जरिए, हुंडी के जरिए डॉलर में उसकी पेमेंट होती है, या यूएई करेंसी में या दूसरे करेंसी में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आपके फॉरेन रिजर्व्स पे भी यानी बोझ आ गया। अब जब आप डॉलर्स में करेंगे तो लाजमी बात है आपके डॉलर जो है डॉलर रुपये के मुकाबले में बढ़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स, आपके जो फॉरेन डेट है वो बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम, महंगाई आएगी, ओवरऑल मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा। लिहाजा ये अनएक्सेप्टेबल है, माजी में ये रहा है। हम एक नॉर्मल स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं, एक ग्रे इकोनॉमी को डिसमेंटल करना हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है, हमारे सूबे के इंटरेस्ट में। लेकिन सर जो ईरानी तेल के कारोबार करने वाले लोग हैं या अशिया कुर्दनोश लाते हैं ईरान से, ही कारोबार करते हैं जम्बियाद वाले, तो आजकल हम देखते हैं कंफ्यूज कर रहे हैं। अशिया खुर्दनोश का जिक्र नहीं हो रहा, ना डिबेट है। नहीं सर, जो जीवनी वगैरह में जो हम ईरानी डीजल की बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता, ना आपने इंट्रोड्यूस कराया। ईरानी डीजल पे फोकस, ईरानी तेल पे फोकस। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ईरानी डीजल की खासतौर पर हम तेल की सप्लाई की बात करें, लेकिन जो तेल के कारोबार करते हैं वो कहते हैं इनको जो है लीगलाइज किया जाए। जो टैक्स हैं हम देते हैं, लेकिन ये हम इससे ज़्यादा पैसे जो है भत्ते की सूरत में देते हैं, उसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, लेवीज, पुलिस वो सब शामिल है। अच्छा, फिर अगर स्मगलिंग को हमने लीगल करना है तो वाघा बॉर्डर पे भी होगा, वो फिर चमन बॉर्डर पे भी हो जाए, वो फिर तुरखम बॉर्डर पे भी हो जाए, वो फिर जो हमारा साहिल है वो उधर भी लीगल हो जाए। देखिए, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि आप जो है इकॉनमी को ग्रे इकॉनमी में कन्वर्ट करें। हमारी इकॉनमी जो है, बलूचिस्तान की इकॉनमी डेवलप होने जा रही है। हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो 21वीं सदी में पूरी दुनिया में हमारी एज इधर होगी। हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज हैं। इस वक्त सदी है नेचुरल रिसोर्सेज की, सदी है मिनरल्स की, ये सदी है डेवलपमेंट की, ये सदी है आपकी एनर्जी की, ये सदी है आईटी की। और इसमें बलूचिस्तान जो है वो लीड किरदार अदा कर सकते हैं। ये मैं अल्फाज की बात नहीं कर रहा। इस वक्त ऑलरेडी एनर्जी सेक्टर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, मिनरल्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ
रहे हैं। इसके लिए हमने लोगों को तैयार करना है। हमारी टोटल आबादी कितनी है, कितनी 1.5 करोड़, हम इसको यूएई बना सकते हैं। हर सिटीजन को क्यों हम उनको इंकरेज करें कि खुदा न खास्ता वो इमिग्रेंट्स बने, वो मजदूरी के लिए मिडल ईस्ट जाएं। हम क्यों उनको इंकरेज कर रहे हैं कि वो ग्रे इकोनॉमी की तरफ जाएं, स्मगलिंग की तरफ जाएं? क्यों ना हम एज ए प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर हम जो है लोगों को कहें कि अब डाइवर्जन ये है, आपने ट्रेनिंग करनी है, आपको हमने ट्रेन करना है, हमने प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक रिफाइनरी के लिए 2 लाख चाहिए। अगर ये गवादर के करीब बनता है तो इसका मतलब है आपका पूरा मकान डिवीजन में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लोग कम पड़ जाएंगे, लोग कम पड़ जाएंगे। ये लेवल है बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल का। लिहाजा हमारी आबादी इतनी है, इसके लिए हम हर शख्स को एक यूएई की सिटीजन की तरह हम उनको ज़मीन दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, हम सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने इनको ग्रे इकोनॉमी के पीछे लगाया तो इनकी गुर्बत इसी तरह रहेगी। क्या बिलियंस ऑफ डॉलर के इस बिजनेस से वहाँ पे कोई अस्पताल बनाया? नहीं। क्या कोई पानी का टैंक आया? नहीं। क्या कोई एजुकेशन में तरक्की हुई है? नहीं। तो लिहाजा इसको हमने लोग ये मिथ क्रिएट करके कि ये लोगों की लाइवलीहुड का वाहिद और अच्छा ज़रिया हो सकता है, हम असल में लोगों को उस अपॉर्चुनिटी से महरूम करना चाहते हैं जो राइट अंडर आवर थंब है और राइट नेक्स्ट डोर है। तो लेकिन सेक्रेटरी साहब, हमने ये भी देखा जो ये सारे फैसले जो हैं एपेक्स कमेटी के में हुए, इसमें ज़ाहिर सी बात है अस्करी की आदत है, निगरान वफाकी हुकूमत है, तो सबका मुश्तरका फैसला है। तो इसके बाद जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जो है तफसीलात भी बता दी, लेकिन आपने कहा जो अगर उसने नहीं रोका 10 दिन के अंदर तो कश्तियाँ तबाह कर दी जाएंगी। तो क्या फोर्सेस जो मौजूद है, कोस्ट गार्ड, नेवी या आपका कस्टम है, तो उसको आप यूटिलाइज नहीं करते हैं? अगर इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ जाएंगे, आप नहीं समझते हैं कि इसके अलंगीजी होगी? लोग जो नहीं, स्टेट का मैसेज क्लियर एंड लाउड है। 80% अभी हमारा जो ईरानियन ऑयल स्मगलिंग है वो समंदर के रास्ते आता है, ये बोट्स आते हैं, इनके पास डेडलाइन है। अगर ये ख़त्म नहीं करते उनको तबाह करना शुरू कर देंगे। ये कोई नहीं है कोई इश्तियाल अंगेजी का, ये मैसेज है स्टेट का। इट इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल। अब इनफ इज़ इनफ। हमने अपनी रियासत को एक नॉर्मल रियासत बनाना है, हमने अपने बॉर्डर्स को मैनेज करना है, हमने लीगल लिजिट बिजनेस की तरफ जाना है, लेकिन हमने माफिया के जो टेंटिकल्स हैं उसको तोड़ना है। ये पूरा माफिया के खिलाफ जो है ये स्टेट का जो है वो है। सिर्फ ईरानी ऑयल नहीं है, ये यूरिया है, ये आपके जो शुगर माफिया है, आपके गंदम माफिया है, आपके अफगान ट्रांजिट ट्रेड, रिवर्स ट्रेड जो माफिया है, इन सब के खिलाफ जो है ये एक स्टेट पॉलिसी है। ये मेरी या आपकी नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की नहीं है। पाकिस्तानी रियासत ने फैसला किया है कि हम एक मिडल ईस्टर्न नॉर्मल मुल्क की तरह क्यों नहीं बन सकते। उसके लिए आपने उन बुराइयों का खात्मा करना है जिस पे आपकी ग्रे इकोनॉमी है, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये कंट्रोल रियासत का, मुल्क का आधा हिस्सा माफिया के हाथ में था। आपका KPK, आपका बलूचिस्तान माफिया और सिंडिकेट्स चला रहे थे, चाहे वो आपकी एक सेक्टर हो चाहे दूसरा सेक्टर हो, ये वो कंट्रोल कर रहे थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि स्टेट के इस फैसले के बाद कोई इश्तियाल अंगेज़ी की बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसको मनवान इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लेकिन अच्छा साहब, जो फोर्सेस हैं वो भी मौजूद हैं, जाहिर सी बात है उसका काम यही करना है कि आप जब इस रियासत जो हैं एक फ़ैसला करती है या एक इकदाम करती है तो उनको भी इस पर अमल दरामद करना होगा। एक आपने करप्शन की बात की, बहुत ही अच्छी बात है जो मौजूदा निगरान हुकूमत ने ले ली, लेकिन हमने ये देखा है जो ईरानी डीजल जिसको आप कहते हैं कि ये बिल्कुल स्मगलिंग है, ये गैरकानूनी है, तो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट के या जो लेवी में डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर की बात नहीं करता, एक लेवीज़ का हवलदार है, जमादार, वो भी करोड़पति बन जाता है इसमें, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये फोर्सेस जो इनको रोकने में नाकाम है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? माजी की बात कर रहे हैं, माजी की बात है। बिल्कुल अपेक्स कमेटी का मैसेज आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर का, CM का, इस गवर्नमेंट का, ये तमाम फंक्शनरीज का ये है कि अगर सरकारी लोग इसमें फ्रॉम ऑनवर्ड्स इसमें सर जो माजी में मुलव्वस है उसके भी खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले तो आपने पॉलिसी करेक्ट करनी है कि ये बंद हो, आपने बंद करना है, फिर हम जाएंगे उस पर। इंपॉर्टेंट ये है कि आज ये एक्सिक्यूट हो टॉप टू बॉटम,
एक बात। दूसरी बात ये कि ये इकोनॉमी हम डिसमेंटल कर रहे हैं ताकि इंसेंटिव ही ना हो, ताकि ये पूरा केक जो इसमें इलिजिटिमेट इकोनॉमी का ये डिस्ट्रॉय हो जाए। जब केक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रेसिपिएंट कहाँ से आएंगे, कौन इसको क्यों पे करेगा? इस वक्त तो मार्केट है, ग्रे मार्केट है पंजाब और सिंध में, इस वक्त तो बड़ा मार्केट है इसका पूरे बलूचिस्तान में, इस वक्त तो अनइंटरप्टेड इनको सप्लाई लाइन थी, इस वक्त तो करप्शन था जिसमें ऑफिशियल मुलविस थे, एक पूरा जिक्सा बना हुआ था जिसमें ये कारोबार हो रहा था, ये इलिजिटिमेट बिजनेस हो रहा था। अब उसको हर एस्पेक्ट को छेड़ा जा रहा है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, राइट फ्रॉम द सप्लाई टू डिमांड। सर मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जो अगर कोई चाहे बलूचिस्तान से जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, जिसको हम अभी माफिया का नाम नहीं देंगे, वो छोटे पैमाने पर कारोबार करना चाहते हैं ईरानी तेल का, वो कहते हैं हम कोस्टल हाईवे में नहीं गुजारेंगे, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं लेके जाएंगे, क्या उसकी इजाजत होगी? देखिए, पहली बात ये कि हमने रियासत के सतह पे इनफॉर्मल जितना कर सका हमने उन लोगों को रिलीफ दिए जो बॉर्डर रीजन में है। अगर लोकल लेवल पे ईरानी तेल को यानी छोड़ा गया है तो उसमें एक फिलॉसफी ये थी कि स्टेट इनफॉर्मली उनकी मदद करे। अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टेट ईरान से अपने पैसों से खरीद करके लोकल लोगों को मुफ्त दे रही है तो इसका मैसेज यही है कि स्टेट इनफॉर्मली अपने लोगों को सब्सिडी दे रही है, उनकी हेल्प कर रही है, उनको जो है रिलीफ दे रही है। अगर वहाँ पे FC कह रही है कि आप 25% में हम लोकल कोटे में दे के जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो स्टेट उनकी हेल्प करना चाहती है इनफॉर्मली। अब रही ये बात कि हम इसको एक फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क में लाना चाहते हैं और लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम किस तरह अल्टरनेटिव पे जाएं, कहाँ पे हम आपको अकोमोडेट करें, क्योंकि इस रीजन ने ओपन होना है, इसका रिच पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे तो यही रीजन के लोग कहेंगे कि हाँ हम उसको वेलकम करते हैं। माजी में इस तरह हुआ है, जहाँ पे फ्री जोन बने एक वक्त में लोगों ने जो है वो रजिस्ट किया, लेकिन फ्री जोन के साथ इन्वेस्टमेंट आती है, उनके साथ हॉस्पिटल्स आते हैं क्योंकि पैसे आता है और वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकल लोगों को जॉब्स दें, लोकल लोगों को एम्प्लॉय करें। माजी में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने माजी के मुर्दों को पिच करके हाइप करके उससे जुड़ के फ्यूचर की पेशबीनी नहीं कर सकते। लेट्स मूव ऑन। बलूचिस्तान इज द न्यू बिजनेस हब ऑफ द वर्ल्ड, ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये एक तारीखी एक चक्कर है, एक व्हील है जो इट विल गो फॉरवर्ड नॉट गो बैकवर्ड। ठीक, लेकिन सर मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट एरिया तुरबत से। तो जब लोगों को हुकूमत ये रिलीफ दे रही है कि अगर छोटे पैमाने पर कारोबार कर सकती है, तेल जो है गैरकानूनी तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों में ना जाए, तो ये बेहतरीन इकदाम है, ये सही है। मैं आपकी बात समझ गया। ब्रेक का टाइम होगा, फिर आपके पास आते हैं। मरदार चारों का ब्रेक के बाद गुत्ता ब्रेक अपत पता शुमे इसमता साड़ी भी गेशिंग का पत्रान करें।